हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास, बायोलॉजी लेक्चरर। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 5 जो है जीवन की मौलिक इकाई। तो मौलिक इकाई क्या होती है? सेल। सेल को क्या कहते हैं हम? कोशिका। कोशिका क्या होती है? कोशिका संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है किसकी? लिविंग यानी जीवित प्राणी की। उसी को क्या कहते हैं हम? कोशिका। सबसे पहले इसको किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने। तो देखते हैं, कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इसमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ यानी छोटे छोटे हिस्से हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित यानी खुद ने बनाया था एक सूक्ष्मदर्शी। कब? 1665 में। किसने? रॉबर्ट हुक ने इसे इन प्रकोष्ठकों को क्या कहा था? सेल। सेल मतलब कोशिका। कोशिका लैटिन शब्द का जिसका अर्थ है छोटे कमरे। तो ये कोशिका के बारे में हम अगर मान लो डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो कोशिका क्या होती है कि भाई यह जीवन की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, मिलके जो बनाती है, इकाई का रूप में कार्य करते जीवित प्राणी में। उसी को क्या कहते हैं हम? कोशिका। कोशिका तो रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज कर दी थी? सूक्ष्मदर्शी की। तो सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने क्या किया कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का अवलोकन किया। ये संरचनाएं क्या हैं? ये संरचनाएं क्या होती है? ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं और ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना बनाते हैं। जैसे प्याज वाले में बताते हैं, तो ये प्याज को अगर काट के देखते हैं तो उसकी झिल्ली, प्याज की झिल्ली को हम सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखेंगे तो इस प्रकार की संरचना बनती है जिसमें क्या है? केंद्रक। ये जो क्या है? केंद्रक। ये बिंदु बिंदु जो लगे हुए हैं और ये जो डब्बे कोष्ठक बने हुए हैं ये सभी क्या हैं? कोशिकाएं। तो ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर क्या बनी हुई है? एक टिश्यू के रूप में बना देते हैं, ऊतक के रूप में। तो ये क्या कह रहे हैं? इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचना दिखाई देती है। तो प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है और प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये सभी कोशिकाएं क्या है? छोटे छोटे से मिलकर बनी हुई हैं। तो अगर देखें, आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। इससे पता चला कि मात्र एक कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया हो सकते हैं। यानी कि क्या है? इन सजीवों को एक कोश के जीव कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वे इन जीवों में एक ही कोशिका पाई जाती है। जिसमें एक कोशिका पाई जाए उसको क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहेंगे उसको हम? एक कोशिकीय जीव। उसके उदाहरण क्या है? अमीबा, क्लाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सभी आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोश के जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। ये क्या थे? एक कोश के जीव। और ये क्या है? बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर क्या बना रहे हैं? विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन के लिए, श्वसन के लिए। इसके कुछ उदाहरण फंजाई, पादप और जंतु। फंजाई एक कवक है और क्या? पादप में जितने भी पेड़ पौधे हैं और जंतु में हम भी खुद आ जाते हैं और जितने भी जानवर हैं। तो क्या हम कुछ और एक कोश के जीवों के विषय के बारे में जान सकते हैं? तो इससे पहले कुछ चीज़ें हैं कि भी इनको देखने से पहले कि भी देखो, कुछ कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया था? 1665 में रॉबर्ट हुक ने। तो उसने क्या कर दिया था? सूक्ष्मदर्शी की खोज कर दी थी। और लीवन हुक ने 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 को क्या किया था? केंद्रक के बारे में पता लगाया था। किसके बारे में? केंद्रक के बारे में। इसी प्रकार से पुरोकंज ने, पुरोकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ, जिसको क्या कहते हैं? जीव द्रव्य, जीव का द्रव्य नाम दिया। दो जीव वैज्ञानिक कौन कौन से? एम स्क्लीडन और टी स्वान। एम स्क्लीडन ने किसके बारे में बताया था? 1838 में। किसके बारे में बताया था? पादप कोशिका के बारे में। और स्वान ने किसके बारे में बताया था? जंतु कोशिका के बारे में। तो यहाँ पे हमारा इतना ही रहेगा। उसके बाद 1940 में क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज। इससे क्या हो गया कि भाई और ज़्यादा जो सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में हम आसानी से देख सकते थे। तो कुछ जीवों में
विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। निम्नलिखित तस्वीर से देखिए, चिकनी पेशी कोशिकाएं, रुधिर वाली जो हमारे खून वाली, यहाँ पे तंत्रिका कोशिका नहीं दिखाई गई है, तो ये इस टाइप से जो नर्व तंत्रिका वाली होती थी, अंडाणु, शुक्राणु, वसा कोशिका, ये सभी क्या हैं इसमें दर्शाए गए हैं। तो अब हम करते हैं, कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। जितनी भी कोशिकाएं ये बनी हुई है उनके कार्यों के अनुरूप है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिका अमीबा जो है अपने आकार एक निश्चित आकार का नहीं होता, ये क्या करता है अपने आकार को बदल सकता है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है, जो एक जैसा है। जैसे थी प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है, जैसे उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका जो क्या करती है, सूचनाओं को भेजती है, प्रत्येक लेके और ले जाने का और लेके आने का काम करते हैं। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, जो सभी सजीवों का गुण होता है कि भाई सजीव क्या करते हैं, कार्य करते रहते हैं। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है हम जानते हैं। देखिए कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे मनुष्य में। तो इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। किस प्रकार से, देखो मानव के शरीर में रुधिर क्या है, हमारे 24 घंटे हमारे शरीर में क्या होता है, रुधिर जाता रहता है, रुधिर को पंप करता रहता है कौन, हृदय। अवश्य भोजन को पाचन करता है, और इसी प्रकार से एक कोशिका में श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। क्या कहेंगे, कोशिकांग। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जो कोशिका में नए पदार्थों का निर्माण करना, अपशिष्ट पदार्थों का निकालना और श्वसन आदि कार्य करते हैं। कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है। अगर ये कोशिका अगर काम नहीं करेंगे तो अगर मर जाएंगे तो क्या होगा कि भाई कोशिका जीवित नहीं है, तो ये कार्य भी नहीं कर पाएंगे, और अपने सभी कार्य करती है। जैसे कोशिकांग मिलकर एक आधारभूत इकाई बनाते हैं, इसी प्रकार कोशिका मूलभूत इकाई बनाते हैं, जिसे कोशिका कहते हैं। यानी ये क्या है, ये कोशिकांग मिलकर एक आधारभूत, तो कोशिका को क्या है, आधारभूत, रचनात्मक और संरचनात्मक यानी कार्यात्मक, दोनों को मिलकर क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका क्या कार्य अथवा वे किस जीव में पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न आगे करेंगे हम। कोशिका किससे बनी होती है और कोशिका की संरचना और संगठन कैसे होता है। तो देखिए कि वे जब देखते हैं हम हमने देखा कि कोशिका के विशिष्ट घटक होते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम, कोशिकांग। और कोशिका कैसे संगठित होती है, कोशिका किस प्रकार से संगठित मतलब इकट्ठा होना, एक साथ होना, एकत्रित होना। तो यदि हम कोशिकाओं का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें, तो अगर हम जब कोशिका को सूक्ष्मदर्शी में देख रहे होते हैं तो हमें क्या दिखेगा, इसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली बाहर की तरफ होगा, केंद्रक मध्यम की तरफ, और कोशिका द्रव्य में कोशिका के अंदर बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर में देखा जाएगा आगे। तो कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा बाहरी पर्यावरण का पारस्परिक इकाओं तथा गुणों का अनुभव कैसे करते हैं, देखिए। तो सबसे पहले किसके बारे में कर रहे हैं, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका की झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या होते हैं, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करते हैं। यानी सबसे बाहर वाली परत है, कहने का मतलब एक तो आदान प्रदान करने का काम करेगी, और दूसरा क्या करेगी, ये आदान प्रदान के साथ साथ क्या करेगी, अर्ध पारगम्य में भी रहेगी और इसका बचाव करेगी। जैसे प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है कि भाई जितने अगर अवांछित पदार्थों को रोक देती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। यानी ये क्या करेगी, सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कहने का मतलब कि वे अपने में से उन्हीं पदार्थ को जाने देगी जिसकी आवश्यकता होती है। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है और पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं। जैसे कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ सकते हैं। विसरण, यहाँ पे आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, विसरण कैसे होता है। आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि भाई कैसे होता है विसरण और किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा था। तो इसी प्रकार से कुछ कोशिकाएं में होता है। उदाहरण के लिए जैसे कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो एक
कोशिकीय अपशिष्ट और जिसका निष्कासन अवश्य होता है, जो कोशिका में एकत्रित हो जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका के अंदर एकत्रित हो रहा है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। अब धीरे धीरे कोशिका के अंदर क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। कोशिका के बाहरी पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में की स्थिति जो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। कहने का मतलब ये कोई कोशिका थी, ये कोई कोशिका थी और इसके अंदर किसकी मात्रा बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड की, और जो बाहर पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या थी, कम हो गई। तो ये ज़्यादा थी तो ज़्यादा से किसकी तरफ जाएगा, कम की तरफ। और इसी प्रकार से मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह मान लेते हैं हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मान लो इस कोशिका को चाहिए तो ऑक्सीजन की कमी होगी अंदर, तो तभी कोशिका के अंदर क्या करेगी, ऑक्सीजन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये क्या कर रहे थे हम, देखो तो जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अंतर आता है, यानी कम हो या ज़्यादा हो, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा, यानी कहने का मतलब ये कि विसरण की डेफिनेशन आ जाती है कि भाई उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण को द्वारा कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, यानी कोशिका के अंदर किसकी सांद्रता कम हो रही है, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। और अब इसमें क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही थी तो ऑक्सीजन अंदर आ गई। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पे आपको विसरण के बारे में पता होना चाहिए, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाना। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल में अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, जो इस प्रकार से कोई झिल्ली थी, जैसे एक होगी बाहर से कवर करने का काम करती है, तो ये पूरी झिल्ली है, इसमें से तो कुछ नहीं जा सकता, लेकिन एक वर्णात्मक जो होती है इसमें से छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो क्या करती है, इसमें से निकलने के लिए देती है। तो ये क्या करते हैं, जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं, प्रसारण। क्या कहते हैं, प्रसारण। और ये क्या था, विसरण। अब ये क्या है, प्रसारण। प्लाज्मा झिल्ली में जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण प्रभावित होती है। अब जल में कितने पदार्थ घुले हुए हैं, अगर ज़्यादा घुले हुए हैं तो उसमें क्या होगी, उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। इस प्रकार प्रसारण के लिए जल में अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न, यानी ज़्यादा से किसकी तरफ जा रहे हैं, कम की तरफ चले जाते हैं। तो एक डेफिनेशंस आएंगे 2-3, जो क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी हम पादप या जंतु कोशिका को क्या कर देते हैं, शक्कर के विलय में या शक्कर के विलय में रख देते हैं या नमक के विलय में रख देते हैं। तो देखिए यदि हम किसी जंतु कोशिका या पादप कोशिका को क्या कर रहे हैं, शक्कर और नमक के विलयन में रखते हैं तो क्या होगा, तो 3 घटक होते हैं। क्या क्या घटक होंगे, एक तो अल्प प्रसारण, और दूसरा क्या होगा, एक सम प्रसारी, और तीसरा क्या होगा, अति प्रसारण दाबी। तो देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, यदि कोशिका में तनु विलय वाले माध्यम अर्थात जल में शर्करा अथवा नमक की मात्रा कम है, कहने का मतलब जल में क्या है, शर्करा और नमक की मात्रा क्या है, कम है, तो जल की मात्रा ज़्यादा है, दोबारा से करते हैं, यदि कोशिका में तनु विलयन वाले माध्यम में अर्थात जल में शर्करा अथवा नमक की मात्रा कम है, यानी जल में क्या है, शर्करा और नमक की मात्रा कम है, यानी जल क्या है, ज़्यादा है, तो रखा जाता है, तो जल का प्रसारण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जो जल था इसके अंदर क्या है, नमक की मात्रा कम है, तो यहाँ से जल क्या हो जाएगा, आसानी से अंदर की तरफ चला जाएगा। क्या हो जाएगा, आसानी से इसके अंदर चला जाएगा, रखा जाता है तो प्रसारण के द्वारा अंदर चला जाएगा। और इस विलय को क्या कहते हैं हम, अल्प प्रसारण दाबी विलयन कहते हैं। ये अंदर की तरफ जाएगा जिसके कारण से ये कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। क्या हो जाएगी, फूल जाती है, ठीक है। और इसी प्रकार से क्या कर रहे हैं, जल के अणु कोशिका के झिल्ली के दोनों ओर आगमन करने के बाद स्वतंत्र हो जाते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका के बाहर जाने वाली मात्रा की अधिक होती है, और इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, जिसके कारण से ये कोशिका क्या हो गई थी, अपने आकार में फूल गई थी। कहने का मतलब क्या हो गया, जल अंदर चला गया और ये क्या हो गई, फूल गई।
ये तक क्या था हमारा अल्प प्रसारण दाबी विलय कहते हैं। एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा क्या होगा, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम में रखा जाए जहां बाहरी जल की सांद्रता में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, यानी कहने का मतलब ये कोई कोशिका थी, कहने का मतलब क्या है, बाहर की जल जो H2O है और अंदर से जो जल आ रहा है वो क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर, यानी जितना अंदर गया उतना ही क्या हो रहा है, जल बाहर आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली में जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी, ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा। वो क्या कहलाता है, समपरासरी विलयन कहते हैं, यानी इतना ही मात्रा में अंदर आ रहा है और इतनी मात्रा में बाहर जा रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, इसको समप्रसारी विलयन कहते हैं। यानी जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर है उतनी मात्रा क्या होगा, बाहर जाएगी। तो इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसी कोशिका थी वैसी ही रहेगी, इसके आकृति में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसी को क्या कहते हैं, हम समप्रसारी विलयन कहते हैं। हमने पहला किया अल्प प्रसारण, अब दूसरा क्या कहते हैं, समप्रसारी। तीसरा देखते हैं, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन के घोल की अधिक सांद्र है, यानी जो कोशिका है इसके अंदर ज़्यादा सांद्र है बाहर के मुकाबले में, तो ये क्या कह रहा है, तो जल प्रसारण द्वारा तो इसमें से जल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, जल बाहर की तरफ आ जाता है। ऐसे विलय को क्या कहते हैं, अति प्रसारण दाबी। तो इसके कारण से ये जल लगातार निकलता आएगा तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, ये सिकुड़ जाएगी। जितनी इसकी आकृति थी ये क्या हो जाएगी, घट के छोटा हो जाएगा। तो पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका में से अधिक जल क्या हो जाएगा, बाहर निकल के। ज़्यादा निकलने के कारण से क्या हो गया कि भाई बाहर निकल जाएगा, जिसके कारण से कम जल अंदर जाएगा, इसके कारण से कोशिका क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। यानी अति प्रसारण दाबी में क्या होएगा, सिकुड़ेगी। अल्प प्रसारण विलय में क्या होएगा, फूलेगी। और संप्रासरण में क्या होएगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना अंदर गया उतना ही बाहर निकलेगा। इसी प्रकार से क्या करें कि भाई एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाओं प्रसारण द्वारा ही जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण प्रसारण का एक उदाहरण है, यानी पेड़ पौधे भी क्या कर रहे हैं, प्रसारण विधि के द्वारा ही ले रहे हैं। इस प्रकार एक कोशिकीय के जीवन में विसरण जल और गैसों का आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, विसरण, और अभी क्या पढ़ा था ऊपर हमने, प्रसारण, इन दोनों का रोल है। तो ये क्या कह रहा है, इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। बाहर से कैसे, कोशिकाओं से विभिन्न अणुओं का अंदर आना और बाहर निकलना भी किसके द्वारा होता है, विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार से के परिवहन से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होता है, कभी कभी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कहाँ से, कम से ज़्यादा की तरफ जाने में। तो इसी प्रकार से प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बताता है। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड्स और प्रोटीन। अब यहाँ पे पता होना चाहिए, प्लाज्मा झिल्ली जो सबसे बाहर पाई जाती थी किस चीज़ की बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। और ये किस में नहीं पाई जाती, प्लाज्मा जो झिल्ली है वो किस में नहीं पाई, सेल वॉल किस में नहीं पाई जाती, सेल वॉल के बारे में बाद में करेंगे, सॉरी। तो प्लाज्मा झिल्ली की संरचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली, अब ये क्या थी, प्लाज्मा झिल्ली के बाद कोशिका झिल्ली। अब बताऊंगा मैं आपको कि भाई कोशिका झिल्ली किस में नहीं पाई जाती, जंतु कोशिका में, लेकिन किस में पाई जाती है, पादप में। ठीक है ना, यही कहना चाह रहा था। तो कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाहरी पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थों को ग्रहण करने में करता है। ऐसी प्रक्रिया में एंडोसाइटोसिस कहते हैं। जैसे अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण करता है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये आगे क्वेश्चन कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल जैसे पदार्थों को कैसे अंदर बाहर जैसे कर सकते हैं, प्रसारण और विसरण विधि थी। और प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रही है, अपने अंदर में से सिलेक्टिवली परमिएबल यानी सिलेक्ट किए हुए कणों को लेके जाता है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। कोशिका भित्ति हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।